स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तीसरे चरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक 113 सीटों के बाद अब जब 59 बाकी बची सीटों पर चुनाव होने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में तब तक लगभग 171 सीटों पर चुनाव हो चुका होगा, यानी तकरीबन 40% सीटें। इससे यह अनुमान लगाने में आसानी होगी कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत किसके हाथ में आने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी उसे छीनने में कामयाब होने वाली है। विषय क्या है, मसले क्या हैं और इस क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं, और इस दौरान जो एक दूसरे पर वार प्रत्यावार हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट जनता में क्या जा रहा है, इन सभी विषयों पर खुली चर्चा आज की डिबेट में। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प हालात उत्पन्न हो गए हैं। तीसरे चरण का चुनाव दरअसल बहुत ही व्यापक, बड़ा और भीषण है। इस चुनाव के जरिए यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर किसका नियंत्रण स्थापित होने जा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है। पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि 113 सीटों के बाद अब इन 59 सीटों का चुनाव लगभग एक धुंधली तस्वीर हमारे समक्ष ये प्रस्तुत कर देगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। 113 सीटों के बाद इन सीटों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यादव बेल्ट भी कहा जाता है, इसको आलू बेल्ट भी कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी एक समय बहुत ताकतवर थी, लेकिन पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां बहुत बढ़त बना ली है। बीएसपी यहां पिछली बार खाता नहीं खोल पाई थी। एक वक्त था 2007 में बीएसपी की सुनामी थी इधर। ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी ही हुआ करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब वक्त बदल चुका है। तो बदली परिस्थितियों में इस क्षेत्र में किसके पास पाने के लिए है और किसके पास खोने के लिए है। राजनीतिक दलों के पास इस क्षेत्र में मुद्दा क्या है, और ये वो जगह है चरण में चुनाव हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में सबसे कंट्रोवर्शियल जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हाथरस से लेकर खुशी दुबे से लेकर संजीत यादव से लेकर मनीष गुप्ता से लेकर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी तक, जितने भी मेगा कंट्रोवर्शियल इश्यूज हुए हैं सब इसी क्षेत्र में हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चरण का चुनाव पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, पहले से ज़्यादा मुद्दों से भरा हुआ है। और आलू बेल्ट किसानों की समस्या जस की तस बरकरार है। उनके लिए क्या योजनाएं हैं और सभी राजनीतिक दलों के पास इन आलू किसानों के लिए क्या एजेंडा है, हमें इस बारे में बात करनी होगी और खुलकर चर्चा करनी होगी। क्योंकि आज अब जब प्रचार का शोर थम गया है तो दर्शकों को और इस क्षेत्र के हमारे सुधी मतदाताओं को ये जानने का, समझने का हक है कि उनके कोर इश्यूज क्या हैं, उनके रियल मुद्दे क्या हैं, उनकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं और राजनीतिक दल उन्हें क्या परोस रहे हैं। हमें इसके बीच के विभेद को समझना होगा, तभी हम एक सफल लोकतंत्र की तरफ बढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में तभी जन कल्याणकारी और परोपकारी सरकार का गठन हो सकेगा। तीसरे चरण का मुकाबला बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और दोनों दलों के लिए डू और डाई, करो या मरो वाला चुनाव है। कुछ बयान सुनिए आप। कल वह नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए। जो लोग कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, पहले चरण में ही उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में जिस तरीके से वोट मिला है उनके नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए, सुन्न। और तीसरे चरण का जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, उनका खाता नहीं खुलने वाला। तो आज की परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परिचर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब से कुछ वक्त के बाद उत्तर प्रदेश के इन 59 सीटें जो 16 जनपदों में आती हैं, हाथरस होते हुए, मैनपुरी, एटा, इटावा होते हुए, कानपुर देहात, कानपुर होते हुए, हमीरपुर, जालौन, महोबा, झांसी और ललितपुर की तरफ जाता है। चुनाव बहुत ही दिलचस्प है इधर का।
राजेश चौधरी हैं, भारतीय